अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का ये टॉपिक माइटोसिस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पहले हम पढ़ चुके हैं सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेस, एम फेज। ठीक है, हमने पढ़ा था इंटरफेस के बाद एम फेज आता है। इंटरफेस हमने कंप्लीट कर लिया था, उसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज था। देखें, G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था, उसके बाद हमारे पास एम फेज होता है। ये एम फेज, अब हम इस एम फेज के बारे में बात करेंगे जो रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ द सेल साइकिल है, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था। एम फेज क्या है? इसी एम से मुराद माइटोसिस ही है। 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वाल्डर फ्लेमिंग, उसने ऑब्जर्व किया था कि इन अ डिवाइडिंग सेल, जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंज विच ही कॉल्ड माइटोसिस। उसने कहा था कि न्यूक्लियस ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस में से गुजर रहा होता है, उसने उन चेंजेस को माइटोसिस कहा। उसने ठीक है, माइटोसिस क्या? माइटोसिस की डेफिनेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, एक सेल जो होगा वो दो डॉटर सेल बनाएगा और ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर डॉटर सेल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जितने पेरेंट सेल के थे। ये पेरेंट सेल है, जितने पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच डॉटर सेल में होंगे। जैसा कि इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46, इसमें भी 46 होंगे। ये कैसे हुआ ऐसे पॉसिबल, ये हम आगे जाके देखेंगे। देखिए आप, जैसा कि ये पूरा एम फेस उन्होंने माइटोसिस फेस दिखाया हुआ है। माइटोसिस फेस में आप देख सकते हैं कि देखिए स्टार्ट में एक सेल था, उसमें 4 अगर क्रोमोसोम है तो एंड पे 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। हर डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम है, देखें 4। ठीक है, इसी तरीके से जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर डॉटर सेल में आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये उसने कहा था। अब माइटोसिस जो होती है ना, किन ऑर्गेनिजम्स में होती है उसकी बात कर लेते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है। मैंने आपको बताया था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर पिछले हमने बात की थी, एक यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके पास एक न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। हम भी यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। उनके अंदर डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर वो मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो। जिस तरह के हम ह्यूमन, हमारे अंदर कितने ज़्यादा सेल्स हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं और एक जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चूँकि मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, कई सेल हैं, तो बॉडी के अंदर कई सेल्स हैं, तो कितने 2 तरह के सेल हैं, सोमैटिक सेल हैं और जर्म सेल्स होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सोमैटिक सेल और जर्म सेल क्या है। ये देखिए लिखा हुआ, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। ठीक है, सोमैटिक सेल वो सेल्स होते हैं विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनानी है। लाइक हमारे स्किन सेल हो गए, हमारे इसके अलावा ब्रेन सेल हो गए, हमारे लीवर सेल हो गए, हमारे अंदर किडनी होती है, किडनी सेल हो गए। तो ये जो सारे सेल्स हैं ना, ये सोमैटिक सेल्स हैं, वो सेल्स विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बना रहे हैं। जर्म लाइन सेल्स फिर कौन से हुए? ये वो सेल्स होते हैं विच गिव राइज टू गैमेट्स, इन्होंने गैमेट्स बनाने हैं। अब गैमेट्स 2 तरह के होते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट जो होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं एग्स होते हैं। तो ये जो मेल गैमेट, स्पर्म और फीमेल गैमेट जो एग बनाना होता है ना, ये जो बनाते हैं, ये जर्म लाइन सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स पूरी बॉडी बना रहे हैं और जो जर्म लाइन सेल्स बना रहे हैं ये सिर्फ गैमेट्स बनाते हैं, जर्म लाइन सेल्स। तो ये 2 तरह के सेल्स हो गए। अब आपने याद रखना है, ये जो सोमैटिक सेल्स है ना, सिर्फ इनके अंदर माइटोसिस होती है। ये जो जर्म लाइन सेल्स है ना, इनके अंदर माइटोसिस नहीं होती, इनके अंदर मियोसिस होती है। हम आगे जाके पढ़ेंगे मियोसिस क्या होती है। ये जो हम अभी सारा टॉपिक पढ़े ना माइटोसिस वाला, ये जो माइटोसिस वाला है काम, ये सोमैटिक सेल्स करेंगे। ठीक है, बॉडी के सारे सेल्स करते हैं सिवाय जर्म सेल्स के। जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती, उनके अंदर मियोसिस होती है, वो हम बाद में देखेंगे। अब इधर भी लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस करते हैं। ठीक है, अभी हम जैसा कि ये पढ़ा, जर्म लाइन सेल्स माइटोसिस नहीं करते, वो मियोसिस करते हैं। प्रोकैरियोटिक, अच्छा ये यूकैरियोट्स के अंदर हमने बात की, प्रोकैरियोटिक सेल्स की भी बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आता है, उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती, दे अंडरगो प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस। उनके अंदर एक प्रोसेस माइटोसिस की तरह ही होता है, उस प्रोसेस को बाइंडरी फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस नहीं होता, क्यों? अब वो नीचे पूछ रहे हैं, दे डोंट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस, उनके अंदर प्रॉपर माइटोसिस नहीं होती बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर। ऐसा क्यों है? इसका आंसर उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं दे डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में फ़र्क ही ये होता है कि यूकैरियोट्स के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, एंड डोंट हैव फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग डिवीजन। और प्रोकैरियोट्स के अंदर ना, आप आगे जाके हम इधर ही पढ़ेंगे, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, इनको बनाने के लिए सेंट्रियोल्स की ज़रूरत होती है।
और वो सेंट्रियोल्स सिर्फ यूकेरियोट्स के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते। इसीलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि दे डोंट फॉर्म स्पिंडल, ये स्पिंडल नहीं बनाते हैं ड्यूरिंग द डिवीजन। स्पिंडल्स क्या होते हैं? ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये धागे, ये वाले, ये इनको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ये जो धागे होते हैं। ये धागे माइटोसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये धागे नहीं होंगे ना, स्पिंडल फाइबर नहीं होंगे, माइटोसिस नहीं होगी। तो ये स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि इनके पास ये जो सेंट्रियोल होता है ना, ये स्पिंडल फाइबर बनाता है। अब इनके पास तो सेंट्रियोल भी नहीं है बैक्टीरिया के पास या प्रोकैरियोट्स के पास। तो इन दो वजूहात की वजह से प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती। इनके अंदर एक और प्रोसेस होता है, दैट इज़, देखो उन्होंने कहा है दैट इज़ वाई देयर डिवीजन इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस। ये वजह है कि इनकी डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहा जाता। फिर उनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है बैक्टीरिया के अंदर। अब बाइनरी फिजन का क्या प्रोसेस होता है? बाइनरी फिजन में ये होता है सिंपल। फॉर एग्जांपल, ये एक बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल के अंदर एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया ने क्या करना है, ये जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, 1 2। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये सेल दरमियान से डिवाइड हो जाएगा, तो बाद में 2 सेल आपको बनते हुए नजर आ जाएंगे। ये बैक्टीरिया के अंदर सिंपल प्रोसेस होता है बाइनरी फिजन का। गाइस, ये हमारे पास वीडियो है बाइनरी फिजन की, देखें, ये एक बैक्टीरिया सेल है, ये 2 बैक्टीरिया सेल में डिवाइड हो गया। उसके अंदर डीएनए उसका पहले 2 में डिवाइड हो चुका था, देखें, एक बैक्टीरिया सेल 2 बैक्टीरिया सेल में डिवाइड हो गया। इस तरीके से बस बाइनरी फिजन होती है। स्टूडेंट्स, अब हम फेसेस ऑफ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमने एम फेस पढ़ा ना, एम फेस की भी मजीद 2 फेसेस हैं, ठीक है, यानी कि जो एम फेस है इसकी भी मजीद 2 है। एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, और साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। तो पहले एक सेल के अंदर 2 ही चीज़ें होती है ना, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, ठीक है। देखें, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जो होता है इस कम्प्लेक्स, बहुत कम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड, बहुत कंट्रोल प्रोसेस है। देयर आर 2 मेजर फेसेस, इसके अंदर 2 मेजर फेसेस आते हैं माइटोसिस के अंदर, एक कैरियोकाइनेसिस आता है और एक साइटोकाइनेसिस आता है। न्यूक्लियस की, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, जहाँ कहीं भी कैरियो आ जाए मतलब न्यूक्लियस है। जिस तरह हमने पढ़ा था मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा मीन बड़े, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस वाले, साइट मीन्स सेल, ये लास्ट चैप्टर में आता है। तो इस कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहेंगे। साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन, ठीक है। पहले हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है, इसको मजीद 4 फेज में डिवाइड किया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। पहले हम प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको ये सारा माइटोटिक फेज, एम फेज यहाँ से समझाऊंगी। देखें, पहले हमने प्रोफेज के बारे में पढ़ना है, प्रोफेज, फिर हम मेटाफेज पढ़ेंगे, फिर एनाफेज पढ़ेंगे, फिर टीलोफेज पढ़ेंगे। ये सारी कैरियोकाइनेसिस है, और फिर हम साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ लेंगे, मतलब साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में, ठीक है। प्रोफेज में वो क्या बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में वो ये बताते हैं कि सबसे पहले हमें पता है कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि चैप्टर 4 में ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये पहले लूजली थ्रेड लाइक फॉर्म की सूरत में मौजूद होता है, जैसे धागे पड़े होते हैं, उसको कहते हैं क्रोमेटिन। पहले हमेशा अगर अभी भी आप कभी बॉडी के अंदर देखें, मतलब बॉडी के सेल को निकाल के देखें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपका जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए, वो थ्रेड लाइक फॉर्म के अंदर ही आपको मिलेगा, जो क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होता है, तब कन्वर्ट होता है जब सेल डिवीजन कर रहा होता है। अब देखें, सेल डिवीजन करने लगा है, तो तब जब सेल डिवीजन करने लगता है तब क्रोमेटिन जो है ना, ये क्रोमोसोम बन जाता है। ये क्रोमेटिन क्या करता है, कंडेंस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देते हैं। देखिए, क्रोमेटिन मटीरियल ने क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। प्रोफेज के पहले सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल, वो ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आमतौर पर लूजली थ्रेड लाइक फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। ये देखें, लूजली थ्रेड लाइक फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, जिसको क्रोमेटिन कह रहे हैं, ये क्रोमेटिन है, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोफेज का जब आगाज़ हो जाएगा, एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज के शुरू में क्रोमेटिन कंडेंस करना शुरू कर देगा, और कंडेंसेशन करेगा, मतलब हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये देखें, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हुई, और कंडेंसेशन के बाद क्रोमेटिन हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, कितने ऑर्डर में स्ट्रक्चर है जिनको क्रोमोसोम कहते हैं, उनमें कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। सिंस वो कहता है कि चूंकि जेनेटिक मटेरियल हैज़ ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड, पहले से जो डुप्लीकेट हो चुका है अर्लियर इन द एस फेज के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, एम फेज से पहले इंटरफेस आया था,
एम फेज से पहले इंटरफेज आया था, इंटरफेज में एस फेज आया था, एस फेज में हमने देखा था कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ था। पहले क्रोमोसोम ऐसे होता था और एस फेज में आने के बाद क्रोमोसोम जो था उसकी 2 सिस्टर क्रोमेटिड आ गई थी। तो वो वही बात कर रहा है कि चूंकि जेनेटिक मटेरियल एम फेज से पहले जो इंटरफेज में एस फेज था, उस एस फेज में पहले ही डुप्लीकेट हो चुका है, तो हर क्रोमोसोम अब जो आपको नजर आएगा वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे मुश्तमिल होगा। ये देखें, हर क्रोमोसोम की 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। ये देखें, हर क्रोमोसोम की एक ये सिस्टर क्रोमेटिड और एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक हो गया, क्योंकि इस फेज में पहले डुप्लीकेशन हो चुकी है। ठीक है, और ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है बाउंड टुगेदर, आपस में जुड़े हुए हैं एट द सेम सेंट्रोमेर, एक सेम सेंट्रोमेर पे। देखें, 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये और एक ये, और दोनों एक सेम सेंट्रोमेर पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोमेर है, अब उस सेंट्रोमेर के बारे में बता रहा है कि जो सेंट्रोमेर होता है ऑल्सो एज अ काइनेटोकोर एट अ सेंट्रोमेर। सॉरी, हर क्रोमोसोम के पास सेंट्रोमेर पे काइनेटोकोर होती है। काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर के बारे में वो बता रहा है। काइनेटोकोर क्या होती है, ये एक कम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, ये वो ये कम्प्लेक्स प्रोटीन है, क्यों मौजूद है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर ने आके अटैच होना है। ये देखें, ये क्रोमोसोम है, ये ऐसे करके सेंट्रोमेर है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और इसी के ऊपर देखें, ये ब्लू कलर की आपको नजर आ रही होगी, ये काइनेटोकोर प्रोटीन है, ऐसे करके ब्लू कलर की लगी हुई है, ये काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। तो वो ये काइनेटोकोर प्रोटीन वो जगह है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर ने आके अटैच होना होता है। स्पिंडल फाइबर आएंगे और आके काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर अटैच होंगे। देखें, स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ आके अटैच हो रहे हैं। ठीक है, इसमें इस पैराग्राफ में उन्होंने सिर्फ 2 बातें बताई हैं कि नंबर 1, एक तो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हुआ, और कंडेंस होकर उसने क्रोमोसोम बना दिया। और ये बात उसने की है कि आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल पहले एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका था, तो जिसके वजह से हर क्रोमोसोम आपको 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे मुश्तमिल नजर आ रहा है। ठीक है, और दूसरा उसने बताया कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है ना, वो दोनों सेंट्रोमेयर पे अटैच्ड है, और सेंट्रोमेयर पे उसने बताया कि काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, और काइनेटोकोर प्रोटीन क्या है, ये कम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। इस कम्प्लेक्स प्रोटीन के ऊपर आके स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना होता है। बस इस पैराग्राफ में उसने सिर्फ इतनी सी बात की है। अब अगली हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अब इस पैराग्राफ में उसने ये बात की है कि आपको पता है ये देखें, यहाँ पे ये 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो राइट एंगल पे 90 के एंगल पे पड़े होते हैं, ऐसे करके। इन दोनों सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। एक सेंट्रोसोम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये जब सेल पहले मौजूद होता है तो उसके पास सिर्फ एक सेंट्रोसोम होता है। प्रोफेज में आके सेल ने सेंट्रोसोम को डुप्लीकेट कर लेना है, 2 सेंट्रोसोम बन जाएंगे। एक सेंट्रोसोम इधर चला जाएगा और एक दूसरी साइड पे चला जाएगा। देखिए, एक इधर आ गया और एक इधर चला गया। एक सेंट्रोसोम इधर आ गया, एक दूसरे 2 पोल्स ऑफ द सेल पे सेंट्रोसोम चलेगी। एक इस पोल पे आ गया, इस पोल पे आ गया। अब ये जो सेंट्रोसोम जब इधर आ जाएंगे ना, इन सेंट्रोसोम ने क्या करना है, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ना ट्यूबुलिन प्रोटीन बनी पड़ी होती है पहले से ही, ऐसे करके। इन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को इस सेंट्रोसोम ने क्या करना है, आपस में जोड़ना शुरू कर देना। ऐसे ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ी जा रही है, और इनके जुड़ने से स्पिंडल फाइबर एक बन जाएगा। ये स्पिंडल फाइबर ऐसे बना है, कैसे बना है, इस सेंट्रोसोम ने क्या किया, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को एग्रीगेट मतलब मिलाना शुरू कर दिया आपस में, और मिला के स्पिंडल फाइबर बना दिया। ये देखें, ये स्पिंडल फाइबर इस तरीके से बना है। ठीक हो गया, इसमें वो ये बता रहा है कि 2 सेंट्रियोल्स जिनको कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं, देखिए 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के करीब पड़े होते हैं, ये क्लोज टू न्यूक्लियस, ये देखो ये न्यूक्लियस है, क्लोज टू न्यूक्लियस है, आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन सेंट्रियोल्स ने क्या किया, हर सेंट्रियोल डुप्लीकेट किया और 2 डॉटर सेंट्रोसोम बन गए। ये देखिए, एक ये सेंट्रोसोम है और एक ये सेंट्रोसोम है, 2 डॉटर सेंट्रोसोम बन गए। ठीक हो गया, वो सेंट्रोसोम, दोनों सेंट्रोसोम माइग्रेट करके ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल में चले गए। देखिए, ऑपोजिट पोल ऑफ सेल में चले गए, एक इस पोल पे आ गया और एक इस पोल पे आ गया। ठीक हो गया, फिर क्या हुआ, हेयर दे गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इधर आके सेंट्रोसोम ने क्या किया, सेंट्रोसोम ने माइक्रोट्यूब्यूल बनाना है बाय ज्वाइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पहले से जो ट्यूबुलिन प्रोटीन पड़ी हुई थी, उन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, जुड़ गई। इन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को आपस में जोड़ने से जो बनती है, इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक ट्यूबुलिन प्रोटीन, दूसरी ट्यूबुलिन प्रोटीन, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी ट्यूबुलिन प्रोटीन को आपस में जोड़ने से जो बनती है उसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, यही माइक्रोट्यूब्यूल एक्चुअली स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल, इसी का नाम स्पिंडल फाइबर है, बस नाम बदला है। ये देखें, यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया, गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल बनाई, कैसे बनाई, ट्यूबुलिन प्रोटीन को ज्वाइन करके, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद थी। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल मैंने आपको बताया, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन इनके मिलने से आपस में माइक्रोट्यूब्यूल बन गई। ये पूरे जो बनी, इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इस माइक्रोट्यूब्यूल को ही हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। देखिए, द माइक्रोट्यूब्यूल जो बनी है, इन्हीं को स्पिंडल फाइबर कहते हैं। नाम का बस फर्क है, ये है माइक्रोट्यूब्यूल ही, और उसी को हमने स्पिंडल फाइबर का नाम दे दिया है। अब ये जो कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर है ना, ये सारा, इसको माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं, क्योंकि माइटोसिस के लिए अंदर बना है, माइटोसिस के प्रोसेस में बना है ना, तो इसको माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं, जो पूरा सेट बन गया है।
अच्छा, इस टाइम में आपने एक और चीज़ नोट की, देखें पहले सेल के पास न्यूक्लियोलस भी था, और इस ये न्यूक्लियोलस आपने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, सेल के अंदर एक स्पॉट होता है, डार्क स्पॉट जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, ये दोनों चीज़ें मौजूद थी। लेकिन प्रोफेज में आते आते देखें इसमें ये भी प्रोफेज ही है, प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप टूट गया, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप था ये मौजूद नहीं है। ये देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो गया और न्यूक्लियोली भी डिसअपीयर हो गया। आपको ब्लैक कलर का जो न्यूक्लियोली है कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये दो प्रोसेस में हुए। बाय दिस टाइम न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेडेड, दोनों खत्म हो गए हैं, और स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेडेड का मतलब घुस चुके हैं द सेंट्रल स्पेस। जो सेंट्रल स्पेस है यहाँ पे सारे इन्होंने कब्जा जमा लिया है, स्पिंडल फाइबर ने कब्जा जमा लिया है। तो इस पैराग्राफ में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ, बस ये बताया हुआ है कि सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करके सेंट्रोसोम ने डुप्लीकेट किया, दो सेंट्रोसोम बन गए, दोनों अपोजिट पोल पे चले गए। अपोजिट पोल पे जाके इन्होंने फिर क्या किया, सेंट्रोसोम ने इन्होंने ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो थी उनको आपस में एग्रीगेट करना शुरू कर दिया, एग्रीगेट करवा के माइक्रोट्यूब्यूल बना दिया, और इसी माइक्रोट्यूब्यूल को स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और ये जो कंप्लीट सेट है स्पिंडल फाइबर का, इसको माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। और क्या आपको नजर आ रहा है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुके हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेडेड हो गई हैं। ये बस इस पैराग्राफ में मौजूद है। प्रोफेज में दो काम हुए, एक ये और एक ये। अच्छा, ये एनिमल सेल की बात थी। प्लांट सेल में आपको पता है कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा दरमियान में वैक्यूल होता है, इस बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश कर दिया जाता है, ठीक है। अभी जो हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस हैज़ टू माइग्रेट टू द सेंटर ऑफ सेल बिफोर प्रोफेज। प्रोफेज से पहले न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, किसी तरीके से वैक्यूल को साइड पे कर दिया जाएगा और न्यूक्लियस को दरमियान में लाया जाएगा, फिर प्रोफेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। प्लांट सेल्स जो होते हैं ना उनके पास सेंट्रोज नहीं होते। अगर ये भी प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, लेकिन इनके पास सेंट्रोज नहीं होते, ठीक है। फिर सेंट्रोज ने ही तो ये काम करना था कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन को आपस में एग्रीगेट करके माइक्रोट्यूब्यूल मतलब स्पिंडल फाइबर बनाना था। अब सेंट्रोज ही नहीं है तो इनमें फिर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर सेल्स ऑफ प्लांट के पास सेंट्रोल नहीं होते, फिर स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे। इनके अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रोफेज ना न्यूक्लियर इन्वेलप पहले नहीं टूटता, न्यूक्लियर इन्वेलप के टूटने से पहले ही न्यूक्लियर इन्वेलप भी मौजूद होता है कि ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप ट्यूबुलेंट प्रोटीन आपस में एग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे करके ट्यूबुलेंट प्रोटीन एग्रीगेट करके ना माइक्रोट्यूब्यूल बनाना शुरू कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। प्लांट सेल में ऐसे होता है। यही लिखा हुआ है, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन। ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स को आपस में एग्रीगेट करके स्पिंडल फाइबर बनेंगे। क्या ये देखें, स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलेंट प्रोटीन के आपस मिलने से मिलके बने थे ना, तो वो कैसे बनते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस के ऊपर बन जाते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज के दौरान। न्यूक्लियर इन्वेलप अभी टूटा नहीं है, उसके टूटने से पहले ही उसकी सरफेस के ऊपर ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स एग्रीगेट करके माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बना लेते हैं। फिर बाद में न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप ने तो ब्रेक होना ही होना है क्योंकि प्रोफेज का एक स्टेप होता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे प्रोफेज खत्म हो गया। ये प्रोफेज की सारी कहानी थी।